भगवान के लिए मेरा यकीन करिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप ये विवाह रोक दीजिए वरना मैं मर जाऊँगी। मेहमानों से भरे मंडप में नैनिका अपने पति के सामने प्रेगनेंसी रिपोर्ट लिए गिड़गिड़ा कर रो रही थी। स्मार्थ, इस औरत को भी छोड़ो वरना मैं ये विवाह नहीं करूँगी। स्मार्थ ने दूसरी पत्नी के कहने पर इस मासूम को हमेशा के लिए त्याग दिया और रिश्ता तोड़कर उसकी ज़िंदगी उजाड़ दी। उसको 5वां महीना था जब भाभी ने घर से निकाल दिया। तब वेदांत इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर ने तरस खाकर उसे नौकरी दे दी। लड़की, तुम बहुत काबिल हो वरना वेदांत सर इस हालत में तुम्हें कभी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करते। वो पैसे बचाने के लिए डिलीवरी पर छुट्टी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपनी डेट सबसे छुपा गई। मगर एक दिन ऑफिस में अचानक उसे लेबर पेन शुरू हुआ तो वेदांत। नैनिका ने जैसे ही मंडप के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी सांस जैसे सीने में ही अटक गई। उसकी नज़रें बेख्तियार पूरे मंडप में घूमने लगी। रोशनियों की तेज़ चमक, खूबसूरती से सजी मेज़ें, फूलों की खुशबू, मेहमानों की हंसी खुशी, हर तरफ विवाह का सामना था। मगर उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला रहा था, क्योंकि उसकी नज़र जिन चेहरों पर पड़ रही थी वो सब उसकी ज़िंदगी के किसी न किसी ज़ख्म से जुड़े हुए थे। ये वही लोग थे जो 2 साल पहले उसका रिश्ता लेने के लिए उसके घर आए थे। वही औरतें जिन्होंने उसके सर पर ममता से हाथ रखा था। वही पुरुष जिन्होंने उसे अपनी बहू कहकर स्वीकार किया था। वही रिश्तेदार जो उसके विवाह में खुशियां मना रहे थे। आज वही सब लोग नए कपड़े पहनकर एक नई दुल्हन के बाराती बने हुए थे। जैसे नैनिका नाम की कोई लड़की उनके परिवार का हिस्सा रही ही ना हो। नैनिका की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी उतर आई, मगर उसने फ़ौरन अपने आंसू पलकों में रोक लिए। उसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट मजबूती से दबी हुई थी, जिसे वो रास्ते भर उम्मीद की आखिरी किरण समझकर अपने सीने से लगाए रही थी। उसका दूसरा हाथ बेख्तियार अपने उभरते हुए पेट पर आ गया। 5 महीने की नन्ही सी जान खामोशी से उसके वजूद में सांस ले रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम उस पर पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था। हर तरफ उससे नज़रें उसकी तरफ उठ रही थी। कुछ लोग उसे पहचान कर एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। कुछ औरतों ने हैरानी से उसे देखा, मगर किसी के चेहरे पर अफसोस ना दिया। उसकी नज़र आखिरकार स्टेज पर जाकर ठहर गई। सामने स्मार्थ बैठा था, महंगी शेरवानी पहने हुए, चेहरे पर अजीब सी बेहिसी लिए। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में कभी कोई तूफ़ान आया ही ना हो। उसके बराबर में लाल जोड़े में सजी हुई नई नवेली दुल्हन बैठी थी, जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक ताज़ा थी, जिसके चेहरे पर नई ज़िंदगी के ख्वाब सजे हुए थे। नैनिका के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। सिर्फ 2 साल पहले वो खुद इसी जगह दुल्हन बनकर बैठी थी, इसी शख्स के बराबर जिसके लिए उसने अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए थे। सिर्फ 2 साल में उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। स्मार्थ ने उसे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो माँ नहीं बन सकी थी। वो कई महीनों से अपने भाई के घर रह रही थी, खामोशी से हर ताना सह रही थी, हर रात भगवान के सामने रो रो कर प्रार्थना करती रही थी। फिर एक दिन जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली है। वो यही खुशखबरी लेकर आज यहाँ आई थी। उसने स्टेज के करीब पहुँचकर स्मार्थ की तरफ देखा। स्मार्थ ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। पूरे मंडप में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें उन्हीं दोनों पर जम गई थी। नैनिका ने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट आगे बढ़ाई। स्मार्थ, ये देखो, ये मेरी रिपोर्ट है। मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारा बच्चा आने वाला है। मेरा 5वां महीना चल रहा है। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अब इस विवाह की कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हमारा घर अभी भी बच सकता है। इस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद मत करो, मेरी ज़िंदगी भी मत उजाड़ो। हमें अपना लो। हमारा बच्चा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। स्मार्थ ने रिपोर्ट हाथ में ली, एक सरसरी नज़र डाली और फिर बिना किसी एहसास के वापस उसके हाथ में रख दी। नैनिका ने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे यकीन था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। अब स्मार्थ मुस्कुरा देगा। अब वो उसे अपने साथ खड़ा कर लेगा।
अब वो सबके सामने कहेगा कि यही मेरी पत्नी है, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। नई दुल्हन ने नैनिका को गौर से देखा, फिर स्मार्ट की तरफ रुक गया। अगर ये सच कह रही है तो पहले इससे रिश्ता तोड़ो, इससे अलग हो, फिर ही मैं तुमसे विवाह करूँगी। मैं किसी की मौजूदगी में दूसरी औरत नहीं बनूँगी। नैनिका का रंग जर्द बढ़ गया। वो एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमारी 2 साल की ज़िंदगी है, हमारी बेशुमार यादें हैं। मैंने हर दुख में तुम्हारा साथ दिया है। मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ संतान न होने की वजह से तुमने मुझे घर से निकाल दिया। अब भगवान ने हमें संतान दे दी है, अब तो मुझे अपना लो। इस बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब मत करो, मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म मत करो। हमारा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ मत करो। वो रोते हुए लगातार गिड़गिड़ाती रही। मंडप में मौजूद हर शख्स खामोश रहा। किसी ने एक लफ्ज़ ना कहा, किसी ने आगे बढ़कर उसका हाथ ना थामा। स्मार्ट के चेहरे पर ना पछतावा था ना अफसोस, जैसे उसके दिल के सारे एहसास मर चुके थे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने नैनिका की आंखों में देखा। मैं तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ता हूँ, तुम मेरे लिए आगे से कुछ नहीं हो। नैनिका जैसे सुन ना सकी, उसके होंठ कांपने लगे। उसने बेख्तियार सर हिलाया। स्मार्ट, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। स्मार्ट की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गई। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। पूरा मंडप साकित हो गया। नैनिका के हाथ से रिपोर्ट छूटकर फर्श पर गिर गई। उसकी सांसें तेज़ होने लगी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बमुश्किल खड़ी रही। स्मार्ट ने आखिरी बार बेरहमी से उसकी तरफ देखा। निकल जाओ यहाँ से। ये लफ्ज़ सुनते ही नैनिका की 2 साल की दुनिया एक ही लम्हे में बिखर गई। उसके ख्वाब ख़त्म हो गए, उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई, उसकी पहचान ख़त्म हो गई। वो औरत जो अपने बच्चे की खुशखबरी लेकर अपने घर को बचाने आई थी, भरे हुए मंडप के सामने अपने ही पति के हाथों अपनी पूरी ज़िंदगी हार चुकी थी। मंडप में फिर से रोशनी थी, लोग फिर भी मौजूद थे, सजावट भी वैसी ही थी, मगर नैनिका की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरों में डूब चुकी थी। नैनिका कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें स्टेज की तरफ जमी हुई थी, मगर अब उसकी नज़रों में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंसू बार बार पलकों से फिसलकर उसके गालों पर बह रहे थे। दिल सीने में इस शिद्दत से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। किसी ने उसके करीब आकर उसे धक्का नहीं दिया। किसी ने उसे ये नहीं कहा कि यहाँ से निकल जाओ। किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका, मगर अब वहाँ रुकने की कोई वजह भी बाकी नहीं थी। सामने स्मार्ट पूरी बेफिक्री के साथ अपनी नई दुल्हन को उंगली में अंगूठी पहना रहा था। मंडप तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। लोग मुस्कुरा रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, तस्वीरें बन रही थीं। खुशियों का शोर बढ़ता जा रहा था। नैनिका ने एक बार आखिरी नज़र स्मार्ट पर डाली, उस शख्स पर जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। फिर वो खामोशी से उल्टे कदम पीछे हटने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हाथ अब भी अपने पेट पर रखा हुआ था, जैसे वो अपने बच्चे को हर तकलीफ़ से बचाना चाहती हो। कुछ लम्हों बाद वो मंडप से बाहर निकल चुकी थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, मगर उसके अंदर जलती हुई आग ज़रा भी ठंडी न हुई। वो सड़क किनारे आकर खड़ी हो गई। एक ऑटो रिक्शा उसके सामने रुका। वो खामोशी से उसमें बैठ गई। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। शहर की रोशनियां एक एक करके पीछे रहती जा रही थी। नैनिका की आंखों के सामने अचानक 2 साल पुरानी एक रात जिंदा हो गई। उसकी अपनी विवाह की रात। वो पहली बार दुल्हन बनकर स्मार्ट के कमरे में बैठी थी। लाल जोड़ा, कांपते हुए हाथ, आंखों में बेशुमार ख्वाब। उसे याद आया कि उसके भाई और भाभी ने जल्दी जल्दी उसका विवाह तय कर दिया था। उन्होंने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी, ज़्यादा सवाल नहीं किए थे। बस इतना कहा था कि लड़का कमाने वाला है, अपना घर है, विवाह के बाद तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। नैनिका भी खामोशी से विदा हो गई थी। उसने सोचा था शायद किस्मत ने उसके लिए अच्छा फ़ैसला किया हो, मगर किस्मत ने तो पहले ही दिन उसे अपना फ़ैसला सुना दिया था। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। स्मार्ट अंदर आया। चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक सामने रखा हुआ शीशे का ग्लास उठाकर पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारा। ग्लास बेशुमार टुकड़ों में बिखर गया।
नैनिका खौफ से कांप रही थी। उसके हाथ बेख्तियार आपस में जुड़ गए। स्मार्थ ने जैसे उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने मोबाइल निकाला, किसी का फ़ोन मिलाया, फिर जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बातें करने लगा। मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, मुझे किसी की गलती बर्दाश्त नहीं होती। मेरे सामने अगर कोई मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। नैनिका खामोशी से उसकी आवाज़ सुनती रही। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि ये सब बातें फ़ोन पर मौजूद शख्स के लिए नहीं थी, ये सब उसे सुनाने के लिए था। फ़ोन बंद होने के बाद स्मार्ट उसकी तरफ आया, फिर काफ़ी देर तक लगातार बोलता रहा। घर के नियम, अपनी मर्ज़ी, अपना गुस्सा, अपनी बात, अपनी ख्वाहिश, हर चीज़ के बारे में वही बोलता रहा। नैनिका सिर्फ खामोश बैठी सुनती रही। इसी रात उसे महसूस हो गया था कि इस शख्स के साथ ज़िंदगी आसान नहीं होगी। उसे ये भी महसूस हो गया था कि प्रेम शायद उसे कभी नसीब नहीं होगा। फिर भी उसने ख़ुद को समझाया, शायद वक्त के साथ सब कुछ बदल जाए, शायद वो अच्छा पति बन जाए, शायद प्रेम पैदा हो जाए। इसी उम्मीद पर उसने अपना सब कुछ स्मार्ट के हवाले कर दिया। अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जवानी, हर चीज़। मगर वक्त गुज़रने के साथ स्मार्ट का रवैया बेहतर होने की बजाय मज़ीद सख्त होता चला गया। बात बात पर जलील करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, घर से निकाल देना, हर जुल्म बढ़ता ही चला गया। आखिरकार अंजाम वही निकला जो आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ऑटो रिक्शा धीरे धीरे एक गली में दाखिल हुआ। चंद लम्हों बाद वो उसके भाई के घर के सामने रुक गया। नैनिका ने किराया अदा किया, बहुत मुश्किल से ऑटो से नीचे उतरी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे याद आया कि सुबह वो कितनी उम्मीद के साथ घर से निकली थी। उसने अपने भाई और भाभी से कहा था, फ़िक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही स्मार्ट को पता चलेगा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो मुझे वापस ले जाएगा। मगर वहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। स्मार्ट ने भरे हुए मंडप के सामने ना सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ा था, बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसका है ही नहीं। ये इल्ज़ाम उसकी आत्मा को चीर गया था। नैनिका ने कांपते हुए हाथ से दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। अब उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। आंखों में टूटे हुए ख्वाब थे। गोद में आने से पहले ही अपने पिता की ममता से महरूम हो जाने वाला एक मासूम बच्चा था। बाकी सब कुछ वो इसी विवाह वाले मंडप में छोड़ गई थी। नैनिका ने दरवाज़ा बंद किया, फिर खामोशी से सोफ़े पर बैठ गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। चेहरे पर ना कोई रंग था, ना कोई हरकत, जैसे उसके अंदर मौजूद हर एहसास मर चुका हो। रसोई से सुनीता तेज़ी से बाहर आई। उसने नैनिका को इस हालत में देखा तो फ़ौरन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? अकेले क्यों आई हो? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? स्मार्ट कहाँ है? सब ठीक तो है ना? इस दौरान नैनिका के भाई रमेश अपने कमरे से बाहर आ गए। उसने एक नज़र अपनी बहन को देखा, फिर खामोश हो गया। उसे फ़ौरन महसूस हो गया था कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। नैनिका ने वो मुश्किल अपने खुश्क होते हुए होंठ खोले। स्मार्ट ने मुझे त्याग दिया है। मेरा और उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है। घर में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद नैनिका ने एक और वाक़या बोला। वो कहता है मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। सुनीता ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर फ़ौरन अपने पति की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा क्यों कहेगा? कोई पुरुष अपनी संतान से ऐसे इनकार नहीं करता। कहीं वास्तव में यह बच्चा उसका ना हो, वरना वो ऐसे बात क्यों करता? नैनिका ने चौंक कर सुनीता की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इल्ज़ाम अब उसके अपने घर में भी दोहराया जा रहा था। रमेश खामोश रहा। उसने ना अपनी बहन का पक्ष लिया, ना अपनी पत्नी को रोका। वो हमेशा की तरह खामोश था। नैनिका ने भराई हुई आवाज़ में कहा, यह बच्चा सिर्फ स्मार्ट का है। मैंने कभी उसके अलावा किसी पुरुष की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तुम लोग भी मुझ पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हो। सुनीता का चेहरा मज़ीद सख्त हो गया। जब उसका अपना पिता ही इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा तो किसी वजह से ही कर रहा होगा। कोई पुरुष अपनी संतान से इनकार नहीं करता। नैनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम भी मुझे नहीं जानती। मैं 2 साल से तुम्हारे सामने हूँ। कभी कोई ऐसा आचरण देखा तुमने? सुनीता ने फ़ौरन जवाब दिया, हमें कुछ नहीं पता। हमें अपनी इज़्ज़त अजीज़ है। हमारी भी एक जवान होती हुई बेटी है।
हम ऐसे कुलच्छना लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते, कल को लोग हमारी बेटी पर उंगली उठाएंगे। ये लफ्ज़ नैनिका के दिल में तीर की तरह उतरते चला गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी शायद वो बोलेगा, शायद वो अपनी बहन पर यकीन करेगा, मगर रमेश ने नज़रें झुका लीं। चंद लम्हों बाद वो धीमी आवाज़ में बोला, मुझे अपनी बेटी का भी सोचने दो। लोग बहुत बातें बनाते हैं, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। नैनिका ने बेयकीनी से अपने भाई को देखा। भैया आप भी? रमेश ने गहरा सांस लिया। बहन हो तुम मेरी, ये बात अपनी जगह है, मगर मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बेटी को चुनूँगा। तुम अपना कोई और इंतज़ाम कर लो, 2-3 दिन तक कहीं चली जाना। नैनिका चंद लम्हे खामोश रही। उसके अंदर जैसे हर रिश्ता एक एक करके टूटता चला गया। पहले पति, फिर ससुराल, अब अपना घर। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। 2-3 दिन क्यों? मैं आज ही चली जाती हूँ। रमेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर उसने होठों से कोई लफ्ज़ ना निकला। नैनिका खामोशी से अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी खोली, अपने चंद कपड़े निकाले, चंद ज़रूरी चीज़ें एक छोटे से बैग में रखीं। वो बार बार अपने आंसू साफ़ करती रही। हर चीज़ समेटते हुए उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपना सामान नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी समेट रही हो। बैग बंद करने के बाद उसने एक बार पूरे कमरे पर नज़र डाली। यही वो जगह थी जहाँ वो उम्मीद लेकर आई थी। आज यहाँ से भी बेआसरा जा रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि मत जाओ। किसी ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा। उसने दरवाज़ा खोला। एक हाथ में छोटा सा बैग था, दूसरा हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके वजूद में एक मासूम जान धड़क रही थी, जिसके लिए पूरी दुनिया अजनबी बन चुकी थी। नैनिका ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो खामोश कदमों से सड़क पर उतर गई, फिर बिना किसी मंजिल के चलती गई। अंधेरी सड़क उसके सामने फैली हुई थी। उसके पीछे हर रास्ता ख़त्म हो चुका था। उसके आगे सिर्फ तन्हाई उसका इंतज़ार कर रही थी। नैनिका खामोश कदमों से सड़क पर चलती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसे सिर्फ इतना पता था कि अब उसके पास वापस जाने के लिए कोई घर बाकी नहीं रहा। एक हाथ में छोटा सा बैग था, दूसरा हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखा हुआ था। आंखें लगातार भीग रही थी। हर चंद कदम बाद वो अपने आंसू साफ़ करने की कोशिश करती, मगर नए आंसू उसकी पलकों से बहने लगते। सूरज ढलने के बावजूद गर्मी अपनी जगह मौजूद थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था। लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे थे, मगर नैनिका की कोई मंजिल नहीं थी। सुबह से उसके गले से पानी का एक घूंट भी नहीं उतरा था। पेट खाली था, दिल सदमे से भरा हुआ था, जिस्म लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। चलते चलते उसकी नज़र धुंधलाने लगी, कदम बार बार लड़खड़ाने लगे। सामने एक बड़ी सी फैक्ट्री नज़र आई। वो मज़ीद चंद कदम चलने की कोशिश करने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका बैग हाथ से छूट गया। वो बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया। फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर मौजूद चौकीदार घबरा कर दौड़ा। वो फ़ौरन अंदर की तरफ मुड़ा। साहब, कोई है बाहर, आओ जल्दी। एक लड़की बेहोश हो गई है, लड़की बेहोश हो गई है। उसकी आवाज़ सुनते ही कई कर्मचारी बाहर की तरफ दौड़े। इत्तेफाक से उस वक्त फैक्ट्री का मालिक वेदांत भी गेट के करीब खड़ा कुछ ज़रूरी निर्देश दे रहा था। उसने फ़ौरन चौकीदार की बात सुनी। कौन बेहोश हो गया? साहब, एक लड़की बाहर गिर गई है, शायद तबीयत ख़राब हो गई है। वेदांत ने हैरानी से कहा। बेहोश हो गई है तो तुम लोग उसे उठा क्यों नहीं रहे हो? चौकीदार फ़ौरन पीछे हट गया। साहब, स्त्री जात है, मैं कैसे हाथ लगाऊं? वेदांत ने साथ खड़े चंद मज़दूरों की तरफ देखा। तुम लोग उठा लो। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभी एक ने आहिस्ता से कहा, साहब, हम भी किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाते। दूसरे ने भी फ़ौरन सर हिला दिया। हमसे ये नहीं होगा। वेदांत के चेहरे पर सख्ती आ गई। भाड़ में गई तुम लोगों की ये तर्क। अगर एक इंसान ज़मीन पर बेहोश पड़ा हो, फिर भी तुम लोग सिर्फ खड़े तमाशा देखते रहोगे। अगर कोई हाथ नहीं लगाएगा तो फिर उसे उठाएगा कौन? ये कहकर वो खुद तेज़ी से आगे बढ़ा। ज़मीन पर पड़ी हुई लड़की के करीब घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखा। चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों के गिर्द सूजन स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई घंटों से लगातार रोती रही हो। वेदांत ने ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं किया।
उसने एहतियात से नैनिका को अपनी बाहों में उठाया। वो हैरान कुन हद तक हल्की महसूस हो रही थी। चौकीदार फ़ौरन आगे बढ़ा, दरवाज़ा खोल दिया। वेदांत सीधा उसे अपने दफ्तर में ले गया। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। उसने एहतियात से नैनिका को सोफ़े पर लटा दिया, फिर फ़ौरन कहा, जल्दी से ठंडा जूस लेकर आओ, कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। चंद मिनट गुजरे। ठंडी हवा लगातार कमरे में घूमती रही। आहिस्ता आहिस्ता नैनिका की पलकें हिलने लगी। उसने धीरे से आंखें खोली। चंद लम्हे वो छत को देखती रही, फिर घबरा कर फ़ौरन उठने की कोशिश की। वेदांत ने फ़ौरन नरमी से कहा, परेशान ना हो, आप सुरक्षित हैं। आप हमारी फैक्ट्री के बाहर बेहोश हो गई थी। हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं। नैनिका चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर उसने नज़रें झुका लीं। वेदांत ने मेज़ पर रखा हुआ जूस उसकी तरफ बढ़ाया। पहले ये पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। नैनिका ने हिचकिचाते हुए ग्लास पकड़ा। चंद घूंट पीने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर महसूस होने लगी। वेदांत ने सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए नरमी से पूछा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? आप इस हालत में क्यों थी? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। आपकी आंखें भी बहुत सूजी हुई हैं। नैनिका चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं अकेली हूँ, मुझे सिर्फ एक नौकरी चाहिए। वेदांत ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, फिर आप सही जगह आ गई हैं। हमारी कंपनी में इस वक्त सिर्फ एक पद खाली है, पर्सनल सेक्रेटरी का। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, आपकी शिक्षा कितनी है? नैनिका ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैंने बीबीए किया हुआ है। वेदांत की आंखों में हैरानी उभरी। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इस काम के लिए बिल्कुल योग्य हैं। वो फ़ौरन अपनी मेज से एक फॉर्म उठा लाया। मैं आपको 1 सप्ताह के लिए ट्रायल पर रख लेता हूँ। अगर आपने ज़िम्मेदारी से काम किया तो आपकी नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। नैनिका की आंखों में कई घंटों बाद पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक उभर आई। उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़े। उसके होंठों पर खामोशी से भगवान का धन्यवाद आया। उसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे गई हो। फिर नैनिका अपनी पुरानी सखी के घर गई। सखी ने सारी बात सुनने के बाद नरमी से उसका हाथ थाम लिया। माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं, 1.5 महीने बाद वापस आएंगे। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, फिर भी 10-15 दिन में संभाल लूँगी। इस दौरान तुम अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लेना। नैनिका की आंखें दोबारा भीग गईं। तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगली सुबह उसकी नई ज़िंदगी का पहला दिन था। वो वक्त से पहले तैयार होकर कंपनी पहुंच गई। उसने अब भी किसी को ये नहीं बताया था कि वो माँ बनने वाली है। उसने फैसला कर लिया था कि पहले अपने कदम मजबूत करेगी, फिर उचित समय पर यह सत्य बताएगी। अपनी सखी के घर गुजरी हुई रात शायद नैनिका की ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो पूरी रात करवटें बदलती रही। कभी भविष्य के डर सामने आ जाता, कभी स्मार्ट के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगते, कभी अपने पेट पर हाथ रखकर खामोश आंसू बहाने लगती। मगर हर बार वो ख़ुद को सिर्फ एक ही बात कहती कि अब उसे सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गई। उसने हाथ मुँह धोया, खामोशी से प्रार्थना की, फिर तैयार होने लगी। उसके पास पहनने के लिए उचित कपड़े नहीं थे। उसकी सखी अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब मेरे कपड़े हैं, जो पसंद आए पहन लो। दफ्तर के पहले दिन अच्छा प्रभाव बहुत ज़रूरी होता है। नैनिका ने हिचकिचाते हुए चंद जोड़ों की तरफ देखा। मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? उसकी सखी मुस्कुरा दी। मित्र इसी दिन काम आते हैं, आज इनकार मत करना। नैनिका ने आखिर एक सादा सा हल्के रंग का सूट चुन लिया। वह तैयार हुई तो उसके चेहरे की थकान अभी भी स्पष्ट थी, मगर पहनावे ने उसकी शख्सियत को पहले से ज़्यादा बावकार बना दिया था। उसने अपनी दोस्त को धन्यवाद किया, फिर कंपनी की तरफ रवाना हो गई। वो निर्धारित समय से काफ़ी पहले फैक्ट्री पहुंच गई। चौकीदार ने उसे पहचान लिया। आप आ गई हैं मैडम। नैनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया। चंद मिनट बाद उसे दफ्तर के अंदर ले जाया गया। अमले के चंद व्यक्तियों ने उसे देखा। किसी ने ज़रूरी फाइल्स दिखाईं, किसी ने कंप्यूटर का सिस्टम समझाया। नैनिका पूरी तवज्जो से हर बात महसूस करती और सुनते रही। फिर उसने एक एक काम करना शुरू कर दिया। जो फाइल्स कई दिनों से तरतीब की मुंतज़िर थीं, वो थोड़ी ही देर में व्यवस्थित हो गईं।
ज़रूरी मुलाकातों का रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया गया, ईमेल्स अलग तरतीब में रख दिए गए, मेज़ पर बिखरे हुए कागजात अपनी अपनी जगह पहुंच गए। पूरा दफ्तर पहले से ज़्यादा व्यवस्थित दिखाई देने लगा। मुलाजिम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि नई आने वाली लड़की पहले ही दिन इस रफ्तार से काम कर रही है। कुछ देर बाद वेदांत अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी। हर चीज़ अपनी जगह मौजूद थी। उसने अगली फ़ाइल खोली, वो भी पूरी तैयार थी। फिर दूसरी, वो भी। उसने इंटरकॉम उठाया। नैनिका, ज़रा मेरे दफ्तर में आइए। चंद लम्हों बाद नैनिका दरवाज़े पर आकर रुकी। आ गया है, आ जाइए। वो अंदर आकर खामोशी से खड़ी हो गई। वेदांत ने सामने रखी हुई फाइल्स देखते हुए कहा, ये सब काम आपने किया है? जी। वेदांत ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। पहला दिन है, फिर भी आपने अपेक्षा से कहीं ज़्यादा काम किया है। मुझे वास्तव में खुशगवार हैरत हुई है। नैनिका ने सिर्फ आहिस्ता से सर झुका दिया। वेदांत ने दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा। आज भी उसकी आंखों के गिर्द हल्की सी सूजन मौजूद थी। चेहरा जर्द दिखाई दे रहा था। एक बात पूछूं? जी। आपकी तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही। आपकी हालत कुछ अजीब सी महसूस होती है। नैनिका ने फ़ौरन खुद को संभाला। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद थोड़ी थकान है। वेदांत ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा मगर मज़ीद कुछ ना पूछा। ठीक है, मगर कभी तबीयत ख़राब महसूस हो तो बिना किसी झिझक के बता दीजिएगा। नैनिका ने संक्षिप्त अंदाज में धन्यवाद किया। इस समय दफ्तर के सीनियर व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपकी किस्मत वास्तव में बहुत अच्छी है, वरना वेदांत सर बिना इंटरव्यू के किसी को भी नहीं नौकरी देते। बहुत से लोग महीनों इंतज़ार करते हैं उनका, पर मौका नहीं मिलता। नैनिका ने हैरत से वेदांत की तरफ देखा। वेदांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद कभी कभी किस्मत भी मनुष्य को सही जगह पहुंचा देती है। अब बाकी सब आपकी मेहनत पर निर्भर है। नैनिका ने दिल ही दिल में अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसे महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी ने पहली बार उसके लिए उम्मीद का एक नया दरवाज़ा खोला है। वक्त खामोशी से गुज़रता रहा। नैनिका हर रोज़ समय से पहले दफ्तर पहुंचती, खामोशी से अपना काम शुरू करती, पूरा दिन पूरी तवज्जो के साथ काम करती, फिर शाम को बिना किसी से ज़्यादा बात किए वापस चली जाती। एक सप्ताह ख़त्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वेदांत ने उसके काम में एक भी गलती नहीं देखी। वो जितना काम देता नैनिका उससे बेहतर अंदाज में पूरा कर देती। आखिरकार ट्रायल पीरियड के ख़त्म होने के बाद वेदांत ने उसे स्थायी मुलाजिम रख लिया। नैनिका ने दिल ही दिल में ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। चंद हफ्तों बाद जब पहली वेतन उसके हाथ में आई तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने नोटों को मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। ये सिर्फ वेतन नहीं थी, ये उसकी इज्जत थी, उसकी नई ज़िंदगी थी, उसकी मेहनत का पहला फल था। इसी शाम उसने एक प्राइवेट स्कूल में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा ले लिया। वो जगह बहुत सादा थी। एक बेड था, एक अलमारी थी, एक छोटी सी मेज़ थी, एक खिड़की थी, मगर उस कमरे में सुकून था। वहाँ कोई किसी से ज़्यादा सवाल नहीं करता था। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता था। नैनिका ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभाल रही है। हर महीने वेतन मिलती, वो अपने खर्च बहुत सोच समझ कर करती। ज़रूरत के अनुसार चीज़ें ख़रीदती, बाकी रकम एहतियात से बचा लेती। वो जानती थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। वक्त गुज़रता गया। उसके पेट का उभार आहिस्ता आहिस्ता स्पष्ट होने लगा। अब उसे हर रोज़ ढीले कपड़े पहनने पड़ते। वो दुपट्टा भी इस तरह ओढ़ती कि शरीर ज़्यादा स्पष्ट ना हो। दफ्तर में चलते हुए भी पूरी एहतियात करती, ज़्यादा देर खड़ी ना होती, ज़्यादा तेज़ ना चलती। हर लम्हा यही कोशिश करती कि किसी को उसकी वास्तविकता का अंदाज़ा ना हो। काफ़ी समय तक वो कामयाब रही, मगर एक दिन उसके साथ वाली मेज़ पर बैठी हुई कॉलीग ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वो कई दिनों से कुछ महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने धीरे से कहा, नैनिका, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? नैनिका चौंक गई। जी पूछिए, तुम प्रेग्नेंट हो ना? ये सुनते ही नैनिका के चेहरे का रंग बदल गया। चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ। कॉलीग ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फिर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? नैनिका ने पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आवाज़ में बोली,
मेरे पति विदेश में रहते हैं, मैं विवाहित हूँ, ये उसी का बच्चा है। मैं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। कोलीग ने फ़ौरन सर हिला दिया। चिंता मत करो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। नैनिका की आंखों में कृतज्ञता उतर आई। बहुत धन्यवाद। इस दिन के बाद दोनों पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करने लगी। कोलीग कभी कभार खामोशी से उसके लिए पानी रख देती, कभी उसे ज़्यादा देर खड़ा ना होने देती, मगर उसने अपना वादा निभाया। उसने किसी को एक लफ्ज़ भी ना बताया। इधर नैनिका हर महीने हिसाब लगाकर पैसे अलग रखती। उसे पता था कि इस कंपनी में प्रसव का दौरान वेतन के साथ छुट्टियां नहीं मिलती। अगर वो पहले ही अपनी हालत बता देती तो शायद लंबे समय तक बिना वेतन के रहना पड़ता। उसके पास इतनी बचत नहीं थी। उसे अपने बच्चे के लिए भी पैसे चाहिए थे, किराया भी देना था, खाना भी खरीदना था। इसीलिए उसने खामोश रहने का फ़ैसला किया। वो रोज़ खुद को मजबूत दिखाती, मुस्कुरा कर काम करती, तकलीफ़ छुपा लेती। हर गुज़रते दिन के साथ बच्चे के जन्म के समय करीब आता जा रहा था। अब चलना पहले जैसे आसान नहीं रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाती, कभी कमर में स्वेयर दर्द उठता, कभी कदम भारी हो जाते, मगर वो किसी के सामने अपनी कमज़ोरी प्रकट नहीं होने देती। एक सुबह वो दफ्तर पहुंची तो उसके चेहरे पर असाधारण थकन थी। उसने मेज़ पर हाथ रखकर गहरी सांस ली, फिर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रहा जिस दिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दफ्तर के भवन में इस दिन असाधारण व्यस्तता थी। बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कंपनी के मुख्य अधिकारी बैठे हुए थे। मेज़ पर फाइल्स रखी थीं, प्रोजेक्टर चल रहा था। हर व्यक्ति पूरी तवज्जो से मीटिंग में मौजूद था। वेदांत मेज़ के एक सिरे पर बैठा कंपनी की नई डील के बारे में चर्चा कर रहा था। नैनिका हस्बे मामूल उसके बराबर में खड़ी ज़रूरी नोट्स लिख रही थी। आज सुबह से ही उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी थी। कमर में बार बार दर्द उठ रहा था, पेट भी सख्त महसूस हो रहा था। वो कई बार कुर्सी पर बैठने का सोचती, फिर खुद को रोक लेती। उसे पता था अगर आज उसने कमज़ोरी दिखा दी तो सबको उसकी वास्तविकता का अंदाज़ा हो जाएगा। वो खामोशी से खुद को संभालती रही। अचानक उसके पेट में पहले से कहीं ज़्यादा तीव्र दर्द उठा। उसने बेइख्तियार मेज़ का किनारा मजबूती से पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज़ होने लगी, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला। वेदांत एक लम्हे के लिए रुका। उसने नैनिका की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, माथे पर पसीना दिखाई दे रहा था। नैनिका, आप ठीक हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोबारा नोट्स लिखने लगी, मगर चंद सेकंड बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद को मरोड़ दिया हो। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। कमरा एक लम्हे में खामोश हो गया। तमाम नज़रें उसी की तरफ उठ गईं। नैनिका ने एकदम आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके कदमों ने साथ ना दिया। वो सीधी ज़मीन पर गिर गई। दोनों हाथ बेइख्तियार अपने पेट पर आ गए। तेज़ दर्द की वजह से उसकी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थी। वेदांत फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठा। वो दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा। नैनिका, क्या हुआ? नैनिका दर्द से तड़प रही थी। अब उसके लिए एक लफ्ज़ बोलना भी मुश्किल हो गया था। इसी लम्हे फर्श पर पानी फैल गया। दफ्तर में मौजूद एक उम्र रसीदा महिला मुलाजिम फ़ौरन बोल उठी, सर ये तो लेबर पेन में है, ये माँ बनने वाली है। ये सुनते ही पूरा कमरा साकित रह गया। वेदांत ने बेयकीनी से नैनिका की तरफ देखा, फिर उसके ढीले कपड़ों की तरफ। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतने महीनों से अपने आप को कितनी कुशलता से छुपा रही थी। उसने एक लम्हा भी गंवाए बिना नीचे झुका। एहतियात से नैनिका को अपनी बाहों में उठाया। नैनिका दर्द से कराह रही थी। सर, मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखें। वेदांत तेज़ी से बाहर निकला। ड्राइवर गाड़ी ले आया। वेदांत खुद पीछे की सीट पर नैनिका के साथ बैठ गया। पूरे रास्ते वो बार बार कहता रहा, हिम्मत रखिए, हम पहुंचने वाले हैं। चंद ही मिनट बाद गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी। डॉक्टर और नर्सेस फ़ौरन स्ट्रेचर लेकर बाहर आए। नैनिका को तत्काल अंदर ले जाया गया। वेदांत भी उनके साथ तेज़ी से चलने लगा। डॉक्टर ने चंद मिनट जांच की, फिर बाहर आकर कहा,
बच्चे की पैदाइश का समय आ गया है। हम फ़ौरन इन्हें लेबर रूम में ले जा रहे हैं। वेदांत खामोशी से सर हिलाकर दीवार के साथ खड़ा हो गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। वो लड़की जो हर रोज़ उसके सामने काम करती थी, वो 9 महीने से गर्भवती थी, मगर किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। कई घंटे इंतज़ार में गुजर चुके थे। हर गुजरता लम्हा बहुत भारी महसूस हो रहा था। वेदांत को अपना नाम कॉन्सेंट फॉर्म पर भी लिखना पड़ा। साइन भी उसी ने किया और बच्चे के पिता का नाम भी उसी का नाम आ रहा था। आखिरकार लेबर रूम का दरवाज़ा खुला। एक नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई। बधाई हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और माँ भी कुशल है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वेदांत ने बेख्तियार चैन की सांस ली। इसी वक्त नर्स ने एक छोटे से बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ज़रा इसे पकड़िए, मैं बच्चे की फ़ाइल पूरी कर लूँ। वेदांत घबरा गया। मैंने आज तक कभी बच्चा नहीं उठाया। नर्स हल्की सी मुस्कुरा दी। बस गर्दन को सहारा दीजिए। वेदांत ने बहुत एहतियात से बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। नन्हा सा चेहरा, बंद आंखें, नन्हे नन्हे हाथ। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रह गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में ये कैसा एहसास पैदा हो रहा है। इतने में दफ्तर वाली वही कॉलीग भी हॉस्पिटल पहुंच गई। वेदांत ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि नैनिका गर्भवती है। कॉलीग ने आहिस्ता से जवाब दिया, सर, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। वो सिर्फ मुझसे बोली थी कि उनके पति विदेश रहते हैं, इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करती। वेदांत खामोश हो गया। उसने दोबारा बच्चे की तरफ देखा, फिर लेबर रूम के बंद दरवाजे की तरफ। उसे महसूस हो रहा था कि नैनिका की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज अभी उसके सामने आना बाकी था। हॉस्पिटल के कमरे में खामोशी फैली हुई थी। नैनिका अभी तक बेहोशी और थकन के बीच थी। डॉक्टर ने बच्चे की पनाह जांच की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ भी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी स्वस्थ है, मगर दोनों को कुछ दिन विश्राम की ज़रूरत होगी। वेदांत ने संतुष्टि की सांस ली। वो दरवाजे के बाहर खड़ा सोच रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि एक स्त्री इतना बड़ा राज छुपाकर कैसे नौकरी करती रही। इतने में नर्स नन्हे बच्चे को उठाकर दोबारा उसके पास ले आई। माँ अभी सो रही हैं, ज़रा चंद मिनट पकड़ लीजिए। वेदांत ने घबरा कर दोनों हाथ आगे किए। उसने बहुत एहतियात से बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा। फिर उसने अपनी नन्ही सी उंगली वेदांत की उंगली पर रख दी। वेदांत बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी नवजात शिशु को इतनी देर तक अपनी बाहों में उठाया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार इस नन्हे चेहरे को क्यों देख रहा है। कुछ देर बाद नैनिका को होश आया। उसने सबसे पहले बेचैनी से अपने आसपास देखा। मेरा बच्चा? नर्स फ़ौरन मुस्कुरा दी। बिल्कुल कुशल है। वेदांत ने बच्चे को एहतियात से नर्स के हवाले कर दिया। नर्स ने बच्चे को नैनिका की बाहों में रख दिया। नैनिका की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उसने बच्चे के माथे को बार बार चूमा, जैसे उसने पूरी दुनिया वापस हासिल कर ली हो। चंद घंटे बाद डॉक्टर ने वेदांत को अपने कमरे में बुलाया। रोगी का आज नहीं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। इनके साथ घर के कोई सदस्य हैं? वेदांत चंद लम्हे खामोश रहा। मेरे ज्ञान के अनुसार इनका यहाँ कोई नहीं है। फिर इन्हें अकेले नहीं भेजा जा सकता। नवजात बच्चे के साथ किसी का होना ज़रूरी है। वेदांत ने गहरा सांस लिया। चंद दिनों के लिए मैं इन्हें अपने बंगलों के गेस्ट विंग में ठहरा देता हूँ, जब तक ये पूरी तरह संभल नहीं जाती। डॉक्टर ने सर हिला दिया। ये उचित रहेगा। अगले दिन नैनिका को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो सतत इनकार करती रही। सर, मैं आप पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। वेदांत ने गंभीरता से जवाब दिया, ये बोझ नहीं है। आप मेरी कंपनी की कर्मचारी हैं। इस समय आपको एक सुरक्षित स्थान की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को संभाल नहीं लेंगी, फिर जहाँ चाहें चली जाएं। नैनिका खामोश हो गई। उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगलों के सामने रुकी। नौकर तेज़ी से बाहर आए। उन्होंने देखा कि वेदांत खुद गाड़ी से एक नवजात बच्चे का सामान निकाल रहा है। दूसरी तरफ नैनिका आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर आ रही थी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कोई सवाल न किया, मगर हर चेहरे पर हैरानी लिखी हुई थी। वेदांत ने संक्षिप्त अंदाज में कहा, गेस्ट रूम तैयार कर दो, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जी सर।
चंद मिनट बाद नैनिका बच्चे के साथ गेस्ट रूम में चली गई। नौकर खामोशी से बाहर निकल आए। जैसे ही वेदांत अपने कमरे की तरफ गया, सब आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है साहब ने चुपके से विवाह कर लिया था, इसीलिए कभी विवाह के लिए तैयार नहीं होते थे। देखा, बच्चा भी है। शायद किसी व्यवस्था की वजह से अभी तक किसी को नहीं बताया। बात चंद मिनट में पूरे घर में फैल गई। शाम तक पुराने माली ने गांव फ़ोन मिला दिया। इधर गांव में वेदांत की दादी आंगन में चारपाई पर बैठी माला जप रही थी। फ़ोन सुनते ही उन्होंने खुशी से पूछा, हाँ भाई, मेरे पोते ने आखिर विवाह किया या नहीं? माली हंसते हुए बोला, बड़ी अम्मा, बधाई हो, आप दादी बन गई हैं। चंद लम्हों के लिए दादी बिल्कुल खामोश रह गई। क्या कहा तुमने? जी बड़ी अम्मा, साहब एक स्त्री को बच्चे समेत घर ले आए हैं। सब यही कह रहे हैं कि साहब ने खामोशी से विवाह कर लिया था, बच्चा भी हो गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं तो बरसों से कह रही थी विवाह कर ले, अब जाकर मेरी सुनी इस लड़के ने। उन्होंने फ़ौरन अपनी लाठी उठाई, बैग निकाला और घर वालों को आवाज़ दी, जल्दी तैयारी करो, मैं भी शहर जा रही हूँ। पहले अपने पोते को डांटूंगी, फिर अपनी बहू को गले लगाऊंगी, फिर अपने परपोते को खूब प्यार करूंगी। पूरे घर में भाग दौड़ शुरू हो गई। इधर शहर में वेदांत को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी गलतफहमी ने गांव से उसकी दादी को खुशी खुशी उसके घर की तरफ रवाना कर दिया था। नैनिका की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। चेहरे की जर्दी कुछ कम हो गई थी। कमज़ोरी अभी भी मौजूद थी, मगर अब वो चल फिर सकती थी। इन चंद दिनों में वेदांत ने बच्चे के लिए ज़रूरत की एक भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी थी। छोटे छोटे कपड़े, लिहाफ, बॉटल, झूला, दूध की ज़रूरी चीज़ें, दवाइयाँ, हर चीज़ खामोशी से मंगवा दी गई थी। नैनिका जब भी इन चीज़ों को देखती उसकी नज़र झुक जाती। वो ख़ुद को वेदांत के सामने बहुत लज्जित महसूस करती थी। हर पूजा के बाद प्रार्थना करती, हे भगवान, बस ऐसा कर कि मेरा इससे सामना ना हो, मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊँ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अजनबी उसके लिए इतना कुछ करेगा। इधर वेदांत भी अजीब समंजस में मुब्तला था। उसे नैनिका से कोई शिकायत नहीं थी, न बच्चे से, न उसकी व्यवस्थाओं से, मगर वो इस अचानक पैदा होने वाली स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक दिन उसकी ज़िंदगी नियमित रूप से गुजर रही थी। अगले ही दिन उसके बंगलों में एक नवजात बच्चा मौजूद था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ज़िंदगी ने इसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगली सुबह छुट्टी के दिन था। बंगलों में असाधारण खामोशी थी। नैनिका ने आहिस्ता आहिस्ता अपना थोड़ा सा सामान बैग में रखा, अपने बेटे को एहतियात से गोद में उठाया, एक आखिरी नज़र कमरे पर डाली, फिर दिल मजबूत करके बाहर निकल आई। उसने सोचा था कि शायद वेदांत अपने कमरे में होगा। वो खामोशी से नौकरों को धन्यवाद कहकर चली जाएगी, मगर जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। वेदांत सामने सोफ़े पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। उसकी नज़र अचानक नैनिका पर पड़ी। फिर उसने बैग की तरफ देखा। आप कहीं जा रही हैं? नैनिका घबरा गई। कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, जी। वेदांत उठकर उसके करीब आ गया। इतनी जल्दी क्यों? नैनिका ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हूँ, अब मज़ीद कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। वेदांत खामोशी से सुनता रहा। नैनिका की आवाज़ भराने लगी। मैं विवाहित थी, मेरा पति था, मैंने उसके साथ 2 साल गुजारे। हम बहुत कोशिश करते रहे, मगर संतान नहीं हुई। उसने दूसरा विवाह करने का फ़ैसला कर लिया, फिर मुझे त्याग दिया। ये बच्चा उसी की संतान है। मैं नौकरी की तलाश में निकली थी, फिर आपकी फैक्ट्री के सामने बेहोश हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। वेदांत चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आपको ये सब पहले बता देना चाहिए था। नैनिका ने नज़रें झुका ली। मुझे लगा मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में किसी को रुचि नहीं होगी। फिर अचानक तबीयत ख़राब हो गई, वरना शायद किसी को कभी मालूम भी ना होता। वेदांत ने बच्चे की तरफ देखा, फिर नैनिका की तरफ। अब आप अकेले कहाँ जाएंगी? जहाँ किस्मत ले जाए। इस स्थिति में अब तो मैं पहले से बेहतर हूँ। बच्चे के साथ अकेली ज़िंदगी आसान नहीं होती, कठिन तो होगी, मगर गुजार लूँगी। कहाँ रहेंगी? कोई कमरा देख लूँगी। वेदांत ने गंभीरता से कहा, जल्दबाजी मत कीजिए, चंद दिन और रुक जाइए। नैनिका ने फ़ौरन सर हिला दिया। नहीं, मैं आप पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान ले चुकी हूँ।
अब मज़ीद नहीं। ये कहकर वो दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। 8-10 नौकर कतार बनाए खड़े थे। किसी के हाथ में फल थे, किसी के हाथ में मिठाइयों के डब्बे थे, कोई देसी घी के बड़े बड़े डब्बे उठाए हुए था, कोई देसी आटे की बोरियां लिए खड़ा था। खुशबू पूरे बरामदे में फैल रही थी। सबसे आगे सफ़ेद वस्त्र में खुश मिजाज वृद्धा महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने नैनिका को देखा, फिर ज़ोर से बोली, हाय हाय, ये है मेरी बहू। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। नैनिका कुछ समझ नहीं पाई। उससे पहले ही उन्होंने उसकी गोद से बच्चा उठा लिया। अरे वाह, मेरा पोता। वो बच्चे को बार बार चूमने लगी। हे भगवान, कितना प्यारा है। वेदांत भी हैरान होकर बाहर आ गया। दादी, आप? दादी ने इसे देखा भी नहीं। वो सतत बच्चे से बातें करती जा रही थी। मेरा राजकुमार। फिर उन्होंने नैनिका की तरफ देखा। बेटी, तू यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? अभी तो तुझे खड़ा नहीं होना था। चल मेरे साथ अंदर चल। नैनिका कुछ बोलने ही वाली थी, दादी ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। चल चल, ज़्यादा बातें नहीं करती। फिर उन्होंने नौकरों की तरफ देखा। खड़े क्या देख रहे हो? सामान अंदर रखो, मेरी बहू को विश्राम की ज़रूरत है। नौकर फ़ौरन सामान उठाने लगे। दादी नैनिका को सहारा देकर कमरे की तरफ ले गईं। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने उसे आहिस्तगी से बिस्तर पर बिठा दिया, फिर ममता से उसके सर पर हाथ फेरा। हाय, मेरी बहू तो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। भगवान बुरी नज़र से बचाए। नैनिका खामोश बैठी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया था। दादी ने अपने पर्स में हाथ डाला। 50-50 हज़ार के नोटों की गड्डी निकाली। उन्होंने रकम बच्चे के नन्हे से हाथ पर रख दी। ये मेरी तरफ से मेरे पोते के लिए। फिर 5,000 का एक नोट निकाला, बच्चे के सर के गिर्द घुमाया, फिर नैनिका के सर के गिर्द। दूर हो हर बुरी नज़र से। ये कहकर उन्होंने नोट हवा में उछाल दिया। एक नौकर फ़ौरन उठाने के लिए आगे बढ़ गया। वेदांत दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर दादी को ये सब बताया किसने। दादी सतत बोली जा रही थी। मैंने इस नालायक को कितनी दफ़ा कहा, विवाह कर ले, विवाह कर ले। घर में बहू आएगी, बच्चे आएंगे, अकेला मनुष्य आखिर कब तक रहता है? एक दिन उदास हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, डिप्रेशन में चला जाएगा। मगर इसने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने हंसकर वेदांत की तरफ देखा। ओए शरारती, सारे काम चुपचुपा कर किए तूने? फिर दोबारा नैनिका की तरफ मुखातिब हो गए। चल कोई बात नहीं, जैसे भी किया। एक साथ ही मुझे बहू भी दिखा दी, पोता भी दिखा दिया। अब मुझे और क्या चाहिए? दादी बोलती जा रही थी। वेदांत कई मर्तबा मुंह खोलकर सत्य बताना चाहता, मगर हर बार दादी बिना रुके नई बात शुरू कर देती। आखिरकार उन्होंने मुस्कुराते हुए नैनिका के हाथ थाम लिया। एक बात बता बेटी, विवाह पसंद से हुआ था ना? नैनिका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने एक लम्हे के लिए वेदांत की तरफ देखा। वेदांत भी बेबसी से देख रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नैनिका ने धीरे से सर हिला दिया। जी। दादी खुशी से हंस पड़ी। हाय, मैं ना कहती थी मेरा पोता किसी पर दिल हारेगा तो पूरी दुनिया भूल जाएगा। उन्होंने बच्चे को दोबारा गोद में लिया। बड़े गौर से उसका चेहरा देखा, फिर खुशी से बोल उठी, हाय, इसकी नाक तो बिल्कुल वेदांत के दादा जैसी है। नैनिका का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक गया। उसने बेख्तियार वेदांत की तरफ देखा। वेदांत भी खामोश खड़ा था। दोनों के जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था। बात अब बहुत आगे निकल चुकी थी। सत्य बोलने का समय शायद उनके हाथ से निकलता जा रहा था। दादी काफ़ी देर तक नैनिका और बच्चे के पास बैठी रहीं। कभी बच्चे को प्यार करती, कभी नैनिका के सर पर हाथ फेरती। फिर अचानक उन्हें वेदांत याद आया। उन्होंने नौकर से कहा, इस नालायक को भी बुला मेरे पास। चंद लम्हों बाद वेदांत कमरे में आ गया। दादी ने इसे अपने करीब बैठा लिया, फिर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, एक बात सुन। वेदांत खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। वेदांत चौंक गया। दादी मुस्कुरा दी। अगर तूने मुझे कुछ छिपाया भी है तो ज़रूर सोच समझ कर ही छिपाया होगा। मैं अपने पोते को जानती हूँ। तू बिना वजह के कोई काम नहीं करता। वेदांत के होंठ हिले, मगर आवाज़ ना निकल सकी। दादी ने हंसकर नैनिका की तरफ देखा। वैसे बहू बड़ी प्यारी ढूंढी है तूने, भगवान भाग्य अच्छे करे। फिर अचानक दादी की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने आहिस्ता से वेदांत का हाथ पकड़ लिया। अब मैं भी तुझे एक बात बताती हूँ जो मैंने तुझसे छुपाई थी। कौन सी बात दादी? मुझे कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था। वेदांत का चेहरे का रंग एक लम्हे में बदल गया। क्या? डॉक्टर कहता था ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसीलिए भगवान ने बचा लिया। वेदांत फ़ौरन उनके करीब हो गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दादी मुस्कुरा दी। बताती तो तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाता। मुझे मालूम था
दादी, ये कोई छिपाने वाली बात थी? अब तो देख, मैं तेरे सामने बैठी हूँ ना, बिल्कुल ठीक। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। बस एक इच्छा थी, तेरे घर की खुशी देख लूँ। भगवान ने वो भी दिखा दी। अब मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। वेदांत की आंखें भीग गईं। वो बचपन से दादी की गोद में पला था। उसके लिए दुनिया में अगर किसी की सबसे ज़्यादा महत्व थी तो वो यही महिला थी। इसी लम्हे उसके दिल में एक डर पैदा हुआ। अगर दादी को सत्य का ज्ञान हो गया, अगर उन्हें मालूम हो गया कि ये विवाह अभी हुआ ही नहीं, अगर उन्हें ये भी पता चल गया कि बच्चा उसका नहीं है, तो कहीं उन्हें दोबारा सदमा ना पहुंच जाए। ये ख्याल आते ही उसके शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। इसी रात वह आहिस्ता से गेस्ट रूम के दरवाजे तक आया। हल्की सी दस्तक दी। नैनिका ने दरवाज़ा खोला। जी। वेदांत कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नैनिका खामोशी से एक तरफ हट गई। वेदांत अंदर आ गया। बच्चा सुकून से सो रहा था। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर वेदांत ने गहरा सांस लिया। दादी को हार्ट अटैक पड़ चुका है। नैनिका हैरान रह गई। क्या? आज ही मुझे पता चला। वो चंद लम्हे रुका। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उन्हें दोबारा किसी सदमे में नहीं देख सकता। नैनिका खामोशी से सुनती रही। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जी। कुछ दिनों के लिए हमें यह नाटक जारी रखना होगा। नैनिका ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। मैं समझ गई। मैं उचित समय देखकर उन्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, मगर अभी नहीं। नैनिका ने बच्चे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर इससे आपकी दादी खुश रहती हैं तो मैं साथ दे दूँगी। वेदांत ने पहली बार दिल से सुकून महसूस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन के बाद दोनों दादी के सामने काम पति पत्नी की तरह रहने लगे, मगर दोनों के बीच एक सीमा हमेशा कायम रही। एक दूसरे का आदर था, खामोशी थी, विश्वास था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। दादी की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। बच्चा हर गुजरते दिन के साथ सबका लाडला बनता जा रहा था। वेदांत भी दफ्तर से वापस आकर सबसे पहले इसी नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाता। पहले जो व्यक्ति बच्चों से घबराता था, अब वही बच्चे की एक मुस्कान पर अपनी सारी थकान भूल जाता। नैनिका दूर खड़ी ये दृश्य देखती। उसके दिल में पहली बार सुकून का एक नन्हा सा दीपक जलने लगा। वक्त खामोशी से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। चंद दिन सप्ताहों में बदल गए। सप्ताह महीनों में ढलने लगे। दादी की उपस्थिति ने पूरे बंगलों का माहौल बदल दिया था। सुबह जलपान की मेज़ पर सब इकट्ठे बैठते। दादी कभी वेदांत को डांटती, कभी नैनिका को अपने हाथ से निवाला खिलाती, कभी बच्चे को गोद में उठाकर पूरे घर में घूमती रहीं। वह नन्हा सा बच्चा इस घर की रौनक बन चुका था। वेदांत भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। दफ्तर से वापस आते ही सबसे पहले बच्चे को गोद में उठाता, उसके साथ खेलता, इसे खामोश कराता। रात को अगर बच्चा रोने लगता तो दादी से पहले वेदांत जाग जाता। नैनिका हर बार हैरानी से इसे देखती। वो व्यक्ति जिसका इस बच्चे से रक्त का कोई रिश्ता नहीं था, वही इसके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहने लगा था। एक शाम दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा देख ज़रा, तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे पीछे दीवाना हो गया है। वेदांत ने बच्चे को सीने से लगा लिया। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे नैनिका की नज़रें वेदांत से मिलीं। पहली बार दोनों की आंखों में खामोश सी मुस्कान थी। इस मुस्कान में कोई झूठ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वेदांत ने कभी नैनिका के अतीत के बारे में सवाल ना किया। नैनिका ने भी कभी वेदांत की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया, मगर दोनों एक दूसरे की खामोशियों को समझने लगे थे। अगर नैनिका थक जाती तो वेदांत खामोशी से बच्चे को उठा लेता। अगर वेदांत दफ्तर का काम से परेशान होता तो नैनिका उसकी पसंद की चाय बना कर रख देती। किसी ने कभी प्रेम का इजहार नहीं किया, मगर प्रेम खामोशी से दोनों के दिलों में जगह बना चुका था। एक रात दादी बच्चे को अपने कमरे में सुलाकर सो गई थी। बंगलों में असाधारण खामोशी थी। वेदांत बरामदे में खड़ा आकाश देख रहा था। नैनिका पानी लेने बाहर आई। वेदांत ने उसे आवाज़ दी, एक बात करनी है। नैनिका रुक गई। जी वेदांत। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने पहले सिर्फ दादी की खुशी के लिए आपसे ये साथ मांगा था। नैनिका खामोशी से सुनती रही, मगर अब बात बदल चुकी है। उसने पहली बार पूरी गंभीरता से नैनिका की आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता अब झूठ पर कायम रहे। नैनिका की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं समझ नहीं पाई। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। नैनिका की आंखों में हैरानी उतर आई। सर। वेदांत हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब सर मत कहिए,
वो चंद लम्हे रुका। मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ सह चुकी हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कभी आपके अतीत को मिटा नहीं सकता, मगर मैं वचन देता हूँ आपके भविष्य में कभी आंसू नहीं आएगा। नैनिका की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। आप जानते हैं ये बच्चा आपका नहीं है। वेदांत फ़ौरन बोला, ये बात मैं पहले दिन से जानता हूँ। उसने प्रेम से कहा, मगर दिल के रिश्ते हमेशा रक्त के रिश्तों से बड़े होते हैं। नैनिका खामोशी से रोती रही। मुझे डर लगता है। अब आपको कभी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी देर की खामोशी के बाद नैनिका ने आहिस्ता से सर झुका दिया। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। चंद दिन बाद सादगी के साथ दोनों का विवाह हो गया। गवाह मौजूद थे। पंडित जी आए, मंत्राज और रस्में पूरी हुई, आशीर्वाद लिया गया। इसी लम्हे एक झूठा रिश्ता ख़त्म हो गया, एक सच्चा रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो गया। दादी को कुछ भी मालूम ना हुआ। वो ही समझती रही कि उनका पोते ने पहले ही से विवाह कर रखा था। वो खुशी खुशी सबको आशीर्वाद देती रही। चंद महीने बाद दादी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उनकी हंसी पहले से भी ज़्यादा गूंजने लगी। बच्चा भी बड़ा होने लगा। वो वेदांत को पापा कहकर पुकारता। वेदांत हर बार इसे सीने से लगा लेता। उसने कभी एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी वास्तविक संतान नहीं है। नैनिका अक्सर खामोशी से ये दृश्य देखती, फिर अपने भगवान का धन्यवाद करती, जिस स्त्री को एक दिन घर से निकाल दिया गया था, जिसे अपने ही लोगों ने धुड़कार दिया था। उसी स्त्री को ईश्वर ने ऐसा घर प्रदान किया जहाँ सम्मान भी था, प्रेम भी था, सुकून भी था। उसके बेटे को ऐसा पिता मिला जिसने कभी रक्त के रिश्ते को प्रेम पर प्राथमिकता नहीं दी। इसे ऐसी दादी मिली जिन्होंने अपनी सारी ममता उस पर लौटा दी। वेदांत को वो जीवन साथी मिल गई जिस पर वो हर वक्त विश्वास कर सकता था। नैनिका को वो पति मिला जिसने इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी उसके अतीत को उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया, कभी उसकी व्यवस्थाओं का मजाक नहीं बनाया, कभी उसका सम्मान कम नहीं होने दिया। ज़िंदगी ने दोनों को बहुत परीक्षाओं के बाद एक दूसरे से मिलाया था। शायद इसीलिए उनके प्रेम में सुकून था, विश्वास था, निष्ठा थी। कभी कभी मनुष्य को अपने हर सपने के टूट जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी समाप्त हो गई हो। हालांकि कई बार वही टूटा हुआ रास्ता मनुष्य को उस मंजिल तक ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। क्योंकि जब किस्मत किसी के नाम के साथ किसी दूसरे का नाम लिख देती है तो समय परीक्षा ज़रूर लेता है, मगर आखिरकार दोनों को एक ही मंजिल पर ला कर मिला देता है।